गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था और विकासोन्मुख। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आने वाली समस्याएं या उसका क्षेत्र क्या है, स्कोप एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हमने इसमें लिखा नंबर 1 व्यवहार की समस्या। जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्यवहार की समस्याएं हैं वो आती रहती हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में या सीखने के लिए अवस्थाओं में बालक जो हैं सीखते हैं और उनके व्यवहार का अध्ययन है जो शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। और जो बालकों का व्यवहार है वो सभी का अलग अलग प्रकार का होता है। सभी के संवेग अलग हैं, प्रवृत्तियां अलग हैं, सुझाव सभी के अलग हैं, सभी के सहानुभूति, अनुकरण, प्रत्येक प्रकार का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। और इन चीजों का सभी का अध्ययन करना ही व्यवहार में अध्ययन कहलाता है। सेकंड, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। हम लोग जानते हैं कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है, सभी विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों, प्रकृतियों सभी प्रकार से होते हैं। तो उनमें जो रुचियां अभिरुचियां सब अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग रुचियां अभिरुचियों, व्यवहार, स्वभाव के होने के कारण समस्याएं ऐसी आती रहती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये शिक्षा के क्षेत्र की जो समस्या है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। थर्ड इसका पार्ट था विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। लेकिन जब हम लोग अगर फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो वो प्रौढ़ावस्था तक चलती है। नंबर 1 जो है बाल्यावस्था, उसमें अलग प्रकार की बच्चों को पहले शैशवावस्था, शिशु काल है, अभी बच्चा 3 साल का है और स्कूल में आने लग गया, उसके अलग अलग प्रकार की समस्याएं होंगी। उसके बाद बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है। बाल्यावस्था माने 7 से ऊपर वर्ष के जो है बच्चे, तो वो आ जाएगा तो उसके अलग प्रकार की समस्याएं होंगी। फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था से अभिप्राय जो बालक 17, वैसे तो कई जगह पर हम लोग 13, 14 और ऐसे कई 17, 18 ऐसे सालों में उनको काउंट करते हैं। तो जो किशोरावस्था है तो उसकी समस्याएं अलग होंगी। तो इस प्रकार से हर एक विकास की अवस्था में बालकों की समस्याएं अलग अलग प्रकार की होती हैं और इनका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया। नेक्स्ट है सीखना। अब सीखना से अभिप्राय सभी बालक है, उनका सीखने का तरीका, सीखने का ढंग अलग होता है और सिखाने की विधियां, सिखाने के ढंग अलग अलग होते हैं। अध्यापक अपने तरीके से सिखाते हैं, बच्चे अपने तरीके से सीखते हैं। अब ये इस प्रकार की समस्या, किसी ने कम सीखा, किसी ने ज्यादा सीखा, तो ये वाली समस्या बहुत बड़ी क्षेत्र की समस्या है। नंबर 5 व्यक्तित्व। यहाँ हम व्यक्तित्व की बात करें तो आगे भी हमने किया, आउटर पर्सनैलिटी एंड इनर पर्सनैलिटी दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं और दोनों मिलकर ही एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो निर्धारित करते हैं। तो कोई अंदर से अच्छा है, बाहर से नहीं अच्छा, कोई बाहर से अच्छा है, अंदर से अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। ये भी एक पढ़ने का, समझने का विषय है। आगे हमने व्यक्तित्व में भी किया, जैसे 3 प्रकार का व्यक्तित्व है, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी और उभयमुखी। तो इन तीनों प्रकार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। व्यक्तित्व के बाद में हम बात करते हैं बुद्धि की। तो सभी की बुद्धि अलग अलग होती है, बुद्धि लब्धि सभी का अलग अलग होता है। बुद्धि लब्धि से अभिप्राय इंटेलिजेंट क्वोशंट, वो भी सभी का अलग अलग होता है। तो वो अपनी बुद्धि के अनुरूप, बुद्धि के स्तर के अनुरूप वो लोग अपना कार्य है वो सीखते हैं। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है उनका यहाँ पर काम करता है। तो कोई इतना शार्प माइंडेड है जल्दी सीख लेता है, कोई डल माइंडेड है वो बहुत टाइम से सीखता है। तो यहाँ इनके सीखने से और कार्य करने के तरीकों से भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट हमने किया नाप तथा मूल्यांकन की बात किया। तो प्रत्येक विद्यार्थी का जो मूल्यांकन है वो किया जाता है और सभी का मूल्यांकन हम तो अपनी ओर से एक जैसा करते हैं, परंतु मूल्यांकन एक जैसा नहीं रहता है, उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों में विभिन्नताएं, तो ऑब्वियसली मूल्यांकन करने की आवश्यकता कब पड़ती है?
जब उन चीजों में डिफरेंसेस पाए जाएंगे। अगर सभी एक जैसे होंगे, सिमिलैरिटीज होंगी, तो मूल्यांकन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो हम लोग लिख रहे हैं वो है निर्देशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है निर्देशन। 7वां के 8वां पॉइंट है निर्देशन। फिर तो पेपर लिखते हैं ग्रोइंग अप एंड हम लोग पहले पेपर लिखने अपना, आई थिंक सो दिख नहीं रहा है, और नीचे करके लिखना पड़ेगा। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। निर्देशन गाइडेंस। प्रत्येक बालक को किसी ना किसी प्रकार से निर्देशों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, और कार्य करवाने के लिए बालकों को, विद्यार्थियों को निर्देशन है वो दिए ही जाते हैं। क्यों? जैसे कि रूसो ने कहा है, क्या कहा था उन्होंने, कि जो बालक है वो एक ब्लैंक स्लेट के समान होता है, जिसको आपने कुछ लिखना है, आप जैसे उनको निर्देशित करोगे वैसे बालक काम करेगा। इसके बाद रूसो का एक और विचार था कि बालक एक पुस्तक की तरह होता है। पुस्तक की तरह होने का अभिप्राय है जैसे जैसे आप उसके पृष्ठ बदलते रहोगे, अध्यापक को उसका एक नया अनुभव है जो मिलता रहेगा बालक से। तो जैसे जैसे बालक का पृष्ठ बदला गया, उसकी सोच, उसका सब ये नया होता है उसके लिए, अध्यापक के लिए। तो अध्यापक को उन चीजों का अध्ययन है वो करना ही पड़ेगा कि वो किस प्रकार से बालकों को निर्देशित करे, ताकि बालक उनकी जो बातों को समझ सके, उनको फॉलो कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं परामर्श, काउंसलिंग। काउंसलिंग करने की आवश्यकता पड़ती रहती है बालकों को। सबसे पहले तो काउंसलिंग का अर्थ क्या होता है? काउंसलिंग का अर्थ होता है, परामर्श का अर्थ होता है कोई भी कार्य के लिए कहो, या कोई समस्या समाधान के लिए कहो, तो दूसरों से परामर्श लेना, दूसरों से सलाह लेना। तो यहाँ पर एक अध्यापक को बालकों को परामर्श सलाह देने की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो इस प्रकार से जो बालक हैं उनको निर्देशन और परामर्श दोनों ही अध्यापक द्वारा दिए जाते हैं समय समय पर, जैसे जैसे उनकी आवश्यकता होती है। तो अध्यापक को परामर्श कैसे देना चाहिए, निर्देशित कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए अध्यापक यहाँ पर नया कुछ भी सीखेगा, नया समाधान उसका लाएगा कि किस प्रकार से मैं बालकों को निर्देशित करूं, उनको परामर्श दूं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी समस्याओं का समाधान कर पाए। नेक्स्ट है अनुसंधान। अनुसंधान, रिसर्च। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? स्कोप एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अभी अनुसंधान होता क्या है? अनुसंधान होता है जैसे कि हम लोग समस्या समाधान करने के लिए नए नए रिसर्च वर्क करते रहते हैं, नया नया तकनीक हम प्रयोग करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, नई नई तकनीकों के माध्यम से हम समस्याओं का समाधान ढूंढते रहते हैं, नई नई विधियां लागू करते रहते हैं।
कि किस विधि के माध्यम से, किस तकनीक के माध्यम से हम ज्यादा सकारात्मक, ज्यादा धनात्मक विचार और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ भी यही है रिसर्च। यहाँ पर रिसर्च से अभिप्राय क्या है, बालकों के लिए रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं यहाँ, ताकि उनके व्यवहार को हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर उनसे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है उसका समाधान खोज सके। यह अनुसंधान के बाद बच्चे का अध्ययन, बच्चे का अध्ययन, स्टडी ऑफ चाइल्ड, बच्चे का अध्ययन, यहाँ पर हमारा जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका सेंटर क्या है, उसका सेंटर चाइल्ड है, क्योंकि यहाँ सारी समस्याएं, सारा अध्ययन है किसका हो रहा है, बालक का हो रहा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो हार्ट है वो किसे कहा जाता है, चाइल्ड को। इसका जो शिखर है, इसका जो पड़ाव है, ऊंचाव है, वो सब कुछ किसे कहा जाता है, एक चाइल्ड को। एक चाइल्ड नहीं होगा तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का सेंटर पॉइंट है वो चाइल्ड है। तो यहाँ चाइल्ड के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। चाइल्ड के बारे में ये जानना आवश्यक है कि हम बच्चों के व्यवहार में, बच्चों को जो उनकी गलतियां हैं, सकारात्मक बदलाव हम किस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का निर्माण। पाठ्यक्रम का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम टेबल। पाठ्यक्रम का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेबस, कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम की यहाँ हम बात करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग भी बिल्कुल छोटे थे, प्राइमरी विंग में थे, या यूं कहीं कि तीसरी तक की बात करें, तो हम राइम्स पढ़ते हैं। वहां पर राइम्स से अभिप्राय, छोटी छोटी कविताएं पढ़ते हैं। वो किस लिए होती हैं, छोटे बच्चे हैं उनको जल्दी से याद हो जाए। और प्ले वे मेथड होते हैं, क्यों होते हैं, कि वो उस हिसाब से पढ़ सके। उनकी बुक्स ही ऐसे कंस्ट्रक्टेड की जाती हैं, निर्मित की जाती हैं कि उन्हें इजीली ये सब चीजें समझ में आ जाए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो उसके बाद क्या है, रस के आधार पर हमें कविताएं पढ़ने को मिलती हैं, रस के आधार पर हमें लेसन्स पढ़ने को मिलते हैं। और हमारा जो करिकुलम है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर चला जाता है, मतलब आसान से मुश्किल की ओर धीरे धीरे जाता है। तो ये सब क्या है, तो ये बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है कि छोटे बच्चों का लेवल क्या है। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी टाइम टेबल में आपके जो पाठ्यक्रम में वो बढ़ती जाएगी। तो पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनके जो उनकी साइकोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और पाठ्यक्रम बेस होता है, पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाएगा उसी के ऊपर ही सब कुछ उनका आधारित होता है। तो इसीलिए पाठ्यक्रम निर्माण में एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत हेल्प करती है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो मेन फील्ड है, जो मेन समस्या है, वो यहाँ आती है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान, नॉलेज ऑफ मेंटल हेल्थ।
मानसिक स्वास्थ्य, अगर बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। अधिकतर जो होते हैं अधिगमकर्ता होते हैं, लर्नर्स होते हैं, थकान होती है, चिंता होती है, उनको परेशानियां आती हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, उनकी इन परेशानियों को कम करने का प्रयास है वो किया जाएगा, ताकि उनको कम करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। तो मानसिक स्वास्थ्य भी है शिक्षा मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है। समूह गत्यात्मकता की समझ, समूह गत्यात्मकता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप डायनामिक। अब गत्यात्मकता क्या होता है कि समूह में किस प्रकार से काम करना है, समूह में मिलकर कैसे काम किया जाएगा, ये अक्सर लोगों को नहीं आता है, अक्सर बच्चों को नहीं आता है, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, उन्हें अकेले से काम करना आता है। दूसरों के साथ में एडजस्ट कैसे होना है, दूसरों के साथ में समायोजन स्थापित कैसे करना है, बच्चों को नहीं आता है। आज के समय में ये सबसे बड़ी मेजर समस्या है जो सामने आती है कि बच्चों को दूसरों के साथ में मिलकर काम करना, उन्हें सोशल सिखाया जाए। तो ये समस्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र में आती ही आती है। नेक्स्ट है समय सारिणी का निर्माण। अब यह हम बात कर रहे हैं टाइम। बच्चे क्या है, थका हुआ महसूस करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे, जो कि उन्हें इफेक्ट देगा। तो इस प्रकार से ये भी एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी चुनौती है। अनुशासनहीनता 16 पॉइंट, अनुशासन, डिसिप्लिन, ये भी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चुनौती है, डिसिप्लिन बनाए रखना। किस प्रकार से कक्ष में अध्यापक अपने बच्चों को संभाल कर रखता है, ये हमें शिक्षा मनोविज्ञान सिखाता है। नेक्स्ट है नई तकनीक का प्रयोग, नई तकनीक का प्रयोग, यूज ऑफ न्यू टेक्निक। ठीक है, नई तकनीक का प्रयोग कर नवाचार लाकर हम ज्यादा से ज्यादा नॉवेल्टी के साथ में बच्चों को अच्छा कैसे कार्य करवा सकते हैं, ये इसमें समस्या बहुत बड़ी है, ताकि बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा दे सकें, बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। आज के लिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य।